नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में रोज हम देश भर की पॉलिटिकल बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं, उनके पीछे की कहानियां क्या हैं ये आपको बताते हैं। और रोज की तरह हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत करना चाहते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत आप सभी का। और आज कहानी कुर्सी की शुरुआत में हम एक और विशेष मेहमान से आपको मिलवाना चाहते हैं, जो देश की इस वक्त चल रही राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा भी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केसी त्यागी जी, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और वरिष्ठ नेता। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। वैसे तो इस कार्यक्रम में आप लोग जो खबरें देते हैं, धन्यवाद, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज सीधे हॉर्सेस माउथ से हम सुनना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है। सर, आपके कुछ इंटरव्यूज वगैरह इन दिनों जो आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश नहीं है जो इस वक्त गठबंधन की स्थिति चल रही है। आपने ये भी कहा कि एक कंफ्यूजन की स्टेट में इंडिया अलायंस है और कांग्रेस को थोड़ी अर्जेंसी दिखानी चाहिए। क्यों आपको ये सब कहना पड़ा? सौरभ जी, हम पहले भी कई तरह के गठबंधन के हिस्सा रह चुके हैं। 77 में जनता पार्टी के गठन के समय भी मैं सक्रिय था चौधरी चरण सिंह जी के साथ। 89 में मैं खुद एमपी भी था और देवीलाल जी और वीपी सिंह जी के साथ उस मोर्चे में भी हम सक्रिय थे। फिर शरद जी और नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ लंबा हमारा अनुभव एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के भी साथ काम करने का रहा है। अब परिस्थितियां थोड़ा बदली हुई हैं। ये अटल अडवाणी एरा की बीजेपी नहीं है, और जो हमारे इस समय वर्तमान में सहयोगी दल हैं, उतनी शक्ति भी उनके पास नहीं है कि अकेले बीजेपी को हरा सके। अब से 1 साल पहले देवीलाल जी की जयंती के अवसर पर नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी के साथ मैं भी हिसार में गया था। ये सितंबर महीने की बात है, पिछले साल की। उस समय तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आ रहा था, जिसको के चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी संचालित कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने हिसार की सभा से पहली बार संकेत दिया कि तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ही मदद करेगा, लिहाजा हमें पहले मोर्चे का बनाने का प्रयास करना चाहिए और बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए कोई मोर्चा भारतीय जनता पार्टी प्लस के विरुद्ध नहीं कामयाब हो सकता है। उसके बाद वो लालू जी को लेकर के सोनिया जी से और राहुल जी से मिले, और हमारा यही अफसोस रहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी लंबे समय तक मित्र पार्टी रही है, उसकी कार्य प्रणाली और शक्ति के बारे में भी हमें अन्य दलों के मुकाबले में ज़्यादा अनुभव है जी। और हम ऐसा मानते हैं कि प्रचार प्रसार में वो काफ़ी आगे हैं। साधन संपन्न पार्टी भी है और कार्यकर्ता प्रधान पार्टी भी है, और निरंतर उनके कार्यक्रमों को हम देखते रहते हैं। जिस तरह से बूथ लेवल पर सक्रिय हैं, तो उनकी सक्रियता का और उनका जो आज का विमर्श है, उससे मुकाबला करने के लिए हमें अपने प्रयास और तेज करने चाहिए। मुंबई से की बैठक के बाद 3 महीने तक कोई सभा या गोष्ठी या बैठक आयोजित ना करके उससे भी हमें हल्की निराशा हुई। उसके संगठनात्मक ढांचे का कोई स्वरूप अभी तक नहीं है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से सौरभ जी, ये कुप्रचार भी चलाया जा रहा है कि जैसे जनता दल यू या नीतीश कुमार जी गठबंधन के संयोजक या प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहते हैं। आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि गिने चुने 1, 2, 3 नेता ऐसे हैं जिन पर न परिवारवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, न जातिवाद का आरोप है, न वो ईडी से डरते हैं, न इनकम टैक्स से डरते हैं, न फेरा से डरते हैं, न पीएमएलए से डरते हैं। लिहाजा नीतीश कुमार किसी भी प्रधानमंत्री पद के लिए, संयोजक पद के लिए किसी से कम क्षमता और योग्यता नहीं रखते। लेकिन हमने कभी कोई शर्त नीतीश जी को कोई पद देने के लिए नहीं लगाई। रोज नए नए तरीके से अखबारों में समाचार जो है संचालित किए जाते हैं, प्रकाशित कराए जाते हैं कि जैसे जनता दल यू किया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं, और आपके चैनल पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं
कि नीतीश कुमार जनता दल के संस्थापक हैं और संस्थापक संयोजक हैं, जिन्होंने असंभव को संभव करके पटना में दिखाया था। जब राहुल जी के बराबर में केजरीवाल जी बैठे थे, खड़गे जी के बराबर में अखिलेश जी और ममता जी बैठी थी, तो ये ऐतिहासिक कार्य को अंजाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अब जरा सी भी देरी सीट के आवंटन को लेकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, जनसभाओं के आयोजन को लेकर के जो होती है, तो हमारी पीड़ा बड़ी स्वाभाविक है। जी, यही तो सवाल, लेकिन माफ कीजिएगा त्यागी जी, यही तो प्रश्न था जो खड़गे साहब के सामने रखा गया था कि क्या संयोजक को लेकर के कोई बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा था हम 15-20 दिन लेंगे, उसके बाद मिलेंगे तो हम लोग तय करेंगे। उस पर ही शायद आपने रिएक्ट किया था कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। अब चुनाव में दिन ही कितने रह गए हैं, संयोजक अब अगर तय नहीं होगा, सुन पा रहे हैं त्यागी जी? सौरभ जी, मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको। मुझे लग रहा है फोन डिस्कनेक्ट हो गया त्यागी जी, दोबारा मैं हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखिए, उन्होंने त्यागी जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पर एक दो बातें कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता है, उसके काडर की जो मजबूती है और जो विमर्श वो देश में बना चुके हैं, उसका मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस को और तीव्रता दिखानी पड़ेगी। इंडिया अलायंस को जल्द से जल्द अपने प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोई संगठनात्मक ढांचा जो है इस अलायंस का नहीं है और जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की बात भी वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की निराशा तो है कि जितनी तेजी से इंडिया अलायंस के अंदर ये सारे काम हो जाने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं हुए। और जाहिर है इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही ये अभी जो 5 विधानसभा चुनाव जो बीते हैं उसका हवाला देकर के कुछ वक्त मांगा था और उस बीच 2-3 महीने कोई गठबंधन को लेकर के काम नहीं हुआ। अब जो दिल्ली के अंदर पिछली बैठक हुई है, उस बात को भी आप देखिए तो लगभग 20 दिन बीतने को आ रहे हैं और इन 20 दिनों के अंदर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि किसी ठोस प्रोग्राम के ऊपर कोई बात हो पा रही हो, चाहे संयोजक पद का ही मुद्दा हो। संयोजक होगा या नहीं होगा, इसी बात पर अभी तक कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है। फिर मेरे ख्याल से त्यागी जी जुड़ गए हमारे साथ। सर, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, माफी चाहता हूं अगर मुझे अब आप सुन पा रहे हो तो। मैं कह रहा था कि ये जो संयोजक वाली बात आपने कही, यही सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि 15-20 दिन में हम लोग मिलकर के ठीक करेंगे चीजें। तो अभी और 15-20 दिन लेंगे, चुनाव में वक्त कितना रह गया है, और संयोजक अगर होना है तो फिर अभी हो, किस चीज का इंतजार है? नीतीश जी हो चाहे कोई और बने? मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। संयोजक अगर किसी को भी आप मनोनीत कर रहे थे, चयनित कर रहे थे, तो ये प्रक्रिया 1 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी और 15-20 दिन के बाद तो संसद का आखिरी संक्षिप्त बजट सेशन होगा और आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जो देरी है, यही हमारा कष्ट है। इसी को लेकर के मैंने अपने विचार रखे थे, जो लगता है कहीं किसी मित्र पार्टी को अच्छे ना लगे हों। नहीं, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार किस चीज को मानते हैं? क्या ये सब कांग्रेस पायलट कर रही है इस वक्त? देखिए सौरभ जी, एक गठबंधन का मजबूत घटक का साथी होने के नाते मैं सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी इसमें नहीं करूंगा, लेकिन जो देर है उसकी पीड़ा आप मेरी महसूस कर रहे हैं। जी, अब हमने ये भी त्यागी जी देखा पिछली बैठक में, दिल्ली की बैठक के अंदर, कि आप तो वहां रहे होंगे, ममता बनर्जी जी ने और जिस तरीके से केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आगे बढ़ाया कि इनको पीएम फेस होना चाहिए था, तो अचानक से ये चर्चा आना, क्या इससे भी आप लोगों को आश्चर्य हुआ? नहीं सौरभ जी, मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुका हूं। जब ममता दीदी दिल्ली आई थी तो वो केजरीवाल जी के आवास पर उनसे मुलाकात करने गई थी। उसके बाद दोनों नेताओं ने, आपके चैनल पे खबर चली है इसलिए भी कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने मीटिंग से 1 दिन पहले सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा नहीं होगा। अगले दिन बैठक में अचानक वो खड़े होकर के सार्वजनिक तौर पर, आपके भी चैनल पे दिखाई दे रही थी, उन्होंने कहा खड़गे जी बहुत अच्छे रहेंगे। मैं खड़गे जी की सज्जनता का कायल हूं कि उन्होंने स्वयं खड़े होकर के कहा कि नहीं, मैं इस पद का उम्मीदवार नहीं हूं, वरना ये और विवाद आगे बढ़ता। और उसके बाद केजरीवाल जी, जो किसी के भी चेहरे बनाए जाने के खिलाफ हैं,
उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चालाकियां होती हैं उससे बड़े काम संपन्न नहीं होते। मैं तो 77 का जो जनता पार्टी का गठन है मेरी आंखों के सामने हुआ है। 89 में किस तरह से वीपी सिंह जी और देवीलाल जी जहर के प्याले पी पी करके बीजेपी के साथ फिर वामपंथियों के साथ भी मोर्चा बनाए हुए थे, उसका मैं हिस्सा था जी। और जॉर्ज साहब के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के, शरद यादव जी के नीतीश कुमार जी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के उसका भी मैं हिस्सा रहा। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, मुझे अन्यथा उसमें मेरे कोई मित्र पार्टी ना समझें, भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति रणनीति से भी हमें थोड़ा सबक लेना चाहिए। अभी 10 दिन पहले चुनाव संपन्न हुए थे कर्नाटक के, हमारे पुराने नेता थे HD देवेगौड़ा को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, जिसे निसंदेह चुनाव में उनको फायदा होगा। अकाली दल से उनके रिश्ते खराब हो गए थे किसान आंदोलन को लेकर के, उन्होंने अकाली दल से दोबारा बातचीत शुरू की है। यद्यपि मैं ये भी मानता हूं कि कई अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मित्र पार्टियों के साथ असहिष्णु भी होती है, जैसी खबरें महाराष्ट्र से आती हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य उद्देश्यों के लिए कई बार वो लचीले भी होते हैं। 2014 में हमारी पार्टी के पास 2 सांसद थे। जब 2019 में हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ तो उन्होंने अपने 12 सिटिंग एमपीज के टिकट काट करके जेडीयू के लिए कंसीड किए। आप सिद्धांतों पर दृढ़ रहिए और व्यवहार में लचीले रहिए। ऐसा ना हो कि आप सिद्धांतों में ढीले पड़ जाएं और डे टू डे की कार्य प्रणाली में रिजिड हो जाए तो उसके अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं। सौरभ जी। तो सर मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को पूछने से, जो आपने जिस बात की सराहना की कि कुछ पुराने साथी जो छूट गए थे उनको बीजेपी साथ लाने के प्रयास कर रही है, जो अकाली दल हो या देवेगौड़ा साहब की पार्टी को लाने की कोशिश हो रही है, क्या जेडीयू और बीजेपी भी एक साथ आ सकते हैं? इन दिनों चर्चाएं तो बहुत है। देखिए, हम कोई शत्रुता की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी से जब हम गठबंधन में भी थे, आप गवाह हैं उसके, तब भी कई मामलों पे हमारे वैचारिक मतभेद थे। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर थे और अटल जी अध्यक्ष थे, तब भी 3 सवालों पर हमारा वैचारिक मतभेद था, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे राम मंदिर जन्मभूमि का मामला हो। और जब ये आर्टिकल 370 आया भी संसद के अंदर तो जनता दल यू ने एनडीए का मेंबर होते हुए भी वॉकआउट किया था, आपको याद होगा जी। लेकिन अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है और मुझको नहीं लगता है कि हम वापिस एनडीए में जा रहे हैं। यद्यपि कुप्रचार हमारे खिलाफ निरंतर हमारे मित्र लोग करते रहते हैं, मीडिया वाले भी और पॉलिटिकल आउटफिट वाले भी जी। अच्छा सर, जो आपने कभी कहा था कि ये छोटी छोटी चालाकियों से कुछ हासिल नहीं होता, जिन्होंने नाम बढ़ाया खड़गे साहब का, इसमें चालाकी क्या थी? और दूसरा ये कि खड़गे साहब का अनुभव देखते हुए उनके नाम पर विरोध क्यों? नहीं, उनके नाम का विरोध नहीं है, प्रक्रिया से सहमति थी। आपको याद होगा, आपके संवाददाता मुंबई मीटिंग को कवर कर रहे थे, जहां सब सार्वजनिक तौर पर सर्वसम्मति से तय हो गया कि इसका कोई एक चेहरा नहीं होगा। जब ये चैप्टर दफनाया गया मुंबई में, दिल्ली में उठाने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, आप पहली शाम को प्रेस के सामने घोषणा कर रहे हैं कोई चेहरा नहीं होगा, मीटिंग में यकायक खड़े होकर के आप कहते हैं कि चेहरा होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, मर्यादित बात नहीं है। मैं पुनः फिर खड़गे जी को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसको विराम दिया। सर्वसम्मति से खड़गे जी उम्मीदवार होते हैं, उनके गले में सबसे पहली माला हमारी पड़ेगी। लेकिन ये तय हो गया है कि कोई भी एक चेहरा नहीं होगा जी। ये भी सही है कि हमारी पार्टी की तरफ से हम भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छे चेहरे हैं, जिनके दामन में कोई दाग नहीं है। लेकिन जब मुंबई बैठक में बात ये तय हो गई, किसी अवसर पर किसी स्टेज पर हमने न इस प्रकार की लॉबिंग की और न इस प्रकार के वक्तव्य दिए जी।
अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की एक और यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं, उस पर वो निकलने जा रहे हैं। आपने ये भी कहा कि यात्रा निकालनी थी तो कांग्रेस की यात्रा नहीं, फिर इंडिया गठबंधन के साथियों को साथ लेकर के कोई इंडिया की यात्रा निकालनी चाहिए थी, और आपसे परामर्श भी नहीं हुआ इस बारे में। अब सौरभ जी कितना समय बचा है? आधी जनवरी के पास हैं, आधी फरवरी के आसपास बजट का एक संक्षिप्त स्वरूप आएगा, उसके बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे और पदयात्रा का प्रोग्राम अप्रैल तक का है। अब बहुत अच्छा होता है, इस यात्रा का मैं स्वागत करता हूं। और एक चीज और ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत होती है, हमारा गठबंधन उतना ही शक्तिशाली होता है। हम कांग्रेस पार्टी की बढ़त के खिलाफ नहीं है, न पदयात्रा के खिलाफ है, लेकिन एक तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बजाय ये इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे हुई होती, जो चुनाव के दिनों में इसका महत्व और बढ़ता और इसकी व्यापकता भी और बढ़ती। एक दूसरा, किन किन राज्यों में ये गुजर रही है, वहां के महत्वपूर्ण नेताओं की एडवांस में ही एक्सेप्टेंस लेकर के प्रचार प्रसार किया जाता, तो ये और कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस होती। हमारा यात्रा से विरोध नहीं, हमें राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ेगी उससे विरोध नहीं है, लेकिन हमारे कहना ये मीनिंगफुल होनी चाहिए। और यूं भी इस समय वो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी उपस्थिति दिल्ली में ज्यादा आवश्यक है। अगर किसी राज्य में किसी सहयोगी दल के साथ गठबंधन को लेकर के कोई विवाद है तो राहुल गांधी की अथॉरिटी है कि उसको सॉल्व कराएं। तो यहाँ की सारी चीजें समाप्त करने के बाद और इंडिया बैनर के नीचे अगर वो यात्रा करते तो अच्छा होता। जी हर्षवर्धन जी, त्यागी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। केसी त्यागी जी, पहली बात तो जितनी बातें आपने कही उससे किसी से भी असहमति जैसा नहीं है। अच्छा है कि आप बोल रहे हैं। हम यही बात कहते थे कि इंडिया के बैनर पर होना चाहिए, तो कांग्रेसी प्रवक्ता कहते हैं कि आप लोग तो कुछ उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो छोटी चालाकी की आप बात कर रहे हैं, वो छोटी चालाकी खरगे जी का नाम जो ममता जी और केजरीवाल जी ने आगे बढ़ाया, वो नीतीश जी को लक्षित करके नहीं था, वो कहीं राहुल गांधी ज्यादा बड़ा निशाना थे? ऐसा नहीं लगता आपको? हर्षवर्धन जी, मैं आपकी विद्वता का पहले से भी कायल हूं। सर लेकिन जवाब मिल गया आपको, जवाब मिल गया आपको। आपने जवाब जिस तरह का दिया, ये तो ये सीखने योग्य बात है जो उत्तर मिला है त्यागी जी से। मैं त्यागी जी से राहुल महाजन जी बोलिए। त्यागी जी नमस्कार, राहुल महाजन बोल रहा हूँ। तो आपसे एक सवाल था कि ज्यादातर जेडीयू की राजनीति जो है ज्यादातर सुशासन की रही है, और ऐसे में आरजेडी के साथ आपका गठबंधन है। ये तो माना जाता था कि आपने आरजेडी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ ज्यादातर संघर्ष किया है। तो क्या इसे मजबूरी का गठबंधन माना जाए, क्योंकि नेचुरल तो ऐसा लगता है कि आपकी अलाई बीजेपी रही? देखिए राहुल जी, ये राजनीति के आजकल संक्रमण काल के दौर हैं। आप किसी भी एक राजनीतिक दल पर ये बात नहीं थोप सकते। जब 60 का दौर था, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी गैर कांग्रेसवाद चला रहे थे, तो साम्यवाद की सबसे प्रखर विरोधी पार्टी जनसंघ थी, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में जनसंघ और कम्युनिस्ट साथ साथ बैठे हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदेहास्पद परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में मृत्यु हुई, जब शेख अब्दुल्ला साहब वहाँ मुख्यमंत्री थे और नारा था जहाँ कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उन्हीं शेख अब्दुल्ला के सुपुत्र के साथ उनके मंत्रिमंडल में रखा, उनके पोते के साथ सरकार बनाई। महबूबा मुफ्ती के पिताश्री, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था पार्टी का, उसमें सेल्फ रूल था, यानी कि जम्मू कश्मीर में रुपया भी हिंदुस्तान का नहीं चलेगा। उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तिलक तराजू और तलवार वालों से विरोध करने वालों के साथ भी सरकार चली। तो ये राजनीति के संक्रमण काल के दौर हैं, और कौन पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए या अपने गठबंधन की उम्र लंबी करने के लिए किसके साथ मिलती है। आजकल देखिए सबके कॉन्ट्रोडिक्शन
राहुल जी माफी चाहता हूं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक पार्टी बता दीजिए जो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम केरला में सरकार है, बंगाल में इकट्ठे हैं और केरला में अलग अलग लड़ेंगे, वहां मित्र बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अलग नहीं है। ये सही है कि हमारा और जनसंघ का गैर कांग्रेसवाद के दिनों में लंबे समय तक साथ रहा। डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी इसके निर्माता थे। जनता पार्टी में हम साथ रहे, तो कभी खुशी कभी गम, ये चलता रहता राजनीति में। नहीं, लेकिन त्यागी जी, इसी वजह से कभी कभी लगता है ना कि जैसे घर में पटीदारी का झगड़ा हो तो बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन गलती से कहीं भाई किसी भावुक क्षण में मिल गए तो फिर सब गायब हो जाता है। तो ये वाला खतरा भी है, इसीलिए आपके ऊपर बार बार आपके जो मित्र दल हैं वो संदेह करने लगते हैं। देखिए, ऐसा है, संदेह तो सीता माता पे भी किया गया था, उनको भी परीक्षा देनी पड़ी थी। तो ये तो भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन हैं, तो अगर कोई हमें भी परीक्षा देनी है सीता माता की तरह से, तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी त्यागी जी, अब जो बिहार की स्थिति है, 40 लोकसभा सीटों वाला बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। अभी आपने खुद बताया कि 2014 में जब आप अलग लड़े तो 2 सीट आई जेडीयू को, साथ में बीजेपी के लड़े तो 17-16 सीटें आई। अब ऐसे में आपका जो दावा बिहार की सीटों में किया जा रहा है, जो खबरें हैं कि 17 सीट से कम पर जेडीयू लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आज के जमीनी हालात के अनुरूप है? क्योंकि बात तो सही है, 19 में तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मिला आपको। देखिए, मैं एक चीज बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब हमसे अलग होकर लड़ती है, तब भारतीय जनता पार्टी घाटे में रहती है। घाटे में हम भी रहते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा गठबंधन विकल्प के रूप में रहता है। आप 2015 का याद कीजिए, क्या इतनी सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में? नहीं। अच्छा, हमारी भी एक वहां पर बहुत बड़ी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो नीतीश कुमार जी की गुड गवर्नेंस की, उनके डेवलपमेंट फिनोमिना की है। उसको आप भी विनम्रता के साथ स्वीकार कीजिए। वो बीजेपी के साथ मिलती है तो बीजेपी की बढ़त होती है, वो आरजेडी के साथ मिलती है तो आरजेडी की बढ़त होती है। और नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की मैं इतनी प्रशंसा करना चाहूँगा, और आप चारों मित्र भी बैठे हुए हैं, बीजेपी से लड़ते हुए भी वो मर्यादित रहते हैं और आरजेडी से भी लड़ते हुए मर्यादित रहते हैं, उसको शत्रु भाव में नहीं रखते। इसकी प्रशंसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की, और कई अवसरों पर उनके इस प्रयास को नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा, जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस और जयप्रकाश नारायण, ये 3 नेता अद्वितीय हैं भारतीय राजनीति में। तो नीतीश कुमार जी कोई कटुतापूर्ण तरीके से उनके, आप देखिए, एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी आपने नहीं सुनी होगी मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ। ऐसे ही कभी लालू जी को लेकर के भी उन्होंने उस तरह की टिप्पणी नहीं की। 19 महीने वो मीसा में रहे तो भी कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका कोई विद्वेषतापूर्ण रवैया नहीं था। और मैं आपके चैनल पे सौरभ जी बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि अटल जी का जो सद्भाव था राजनीति में, वो हमारे लिए आदर्श है, और उसके उत्तराधिकारी हम सबसे बढ़िया नीतीश कुमार जी को मानते हैं, बजाय हमारे जनसंघ के मित्रों के। जी, अंत में त्यागी जी, एक प्रश्न ये कि देश में इस वक्त भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। करोड़ों लोग आस्था भाव से 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये सही है कि इसका कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा भी, लेकिन एक तरफ ये माहौल है, प्रचार है, दूसरी ओर इस कोई हमें काउंटर नैरेटिव जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। और इंडिया गठबंधन में एक जो कोहेसिवनेस होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही है। बंगाल में क्या होगा, कैसे समझौता होगा, महाराष्ट्र में समझौता कैसे होगा, बिहार का चलिए आपने हमको बताया, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंडिया गठबंधन इसका कोर थिंकिंग क्या है, लोगों के पास ले जाने के लिए विचार क्या है।
एक तो मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो शिक्षक है राजनीति के, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, और उनकी किताब मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें उनके 2 बड़े लेख हैं, राम कृष्ण और शिव, और दूसरा है रामायण मेला। डॉक्टर लोहिया राम कृष्ण और शिव पर लिखते लिखते बोलते हैं कि भगवान भारत माता मुझको राम के जैसा समन्वयवादी दिल दे। राम साम्राज्यवादी नहीं है, वो बाली को पराजित करके सुग्रीव को राज सौंपते हैं, वो रावण को पराजित करके उसके भाई को राज सौंपते हैं। एक दूसरा, वो इतने मर्यादित हैं कि एक ही महिला के इर्द गिर्द उनकी पूरी जिंदगी है। कृष्ण जो हैं इस मामले में थोड़ा और स्वतंत्र हैं, लेकिन वृंदावन में भी कोई जयराम जी की नहीं बोलता। माफ करना, वृंदावन में भी कई लोग जयराम जी की बोलते हैं, लेकिन अयोध्या में कोई राधे राधे कृष्ण करके नहीं बोलता। तो ये हमारे आराध्य है और पूजा के केंद्र हैं। एक दूसरा, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है, और ये अटल जी ने, हम लोगों ने मिलकर तय किया था कि जो भी फैसला होगा अदालत का वो हम स्वीकार करेंगे। और इसके बाद कभी भी बीजेपी के हमारे मित्रों ने या बीएचपी ने कभी कोई यात्रा नहीं निकाली कि जहां पर मंदिर कहां बनेगा। मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को इसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और इसके मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में निमंत्रण पत्रों के जरिए जो राजनीति की जा रही है वो अमर्यादित है और राम की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये भी मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो चाहे हमारे गठबंधन के हों, चाहे हमारी सहयोगी पार्टियों हों, हमारी सबसे सहमति है। और एक बार पुनः भगवान श्री राम के चरणों में सर झुकाते हुए उनकी जो मर्यादा है जी, उसको स्वीकार करते हुए हम चाहते हैं भव्य मंदिर बने। त्यागी जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। उसमें ईर्ष्या, विद्वेष, प्लीज बोले सर। उसमें ईर्ष्या, विद्वेष और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, बहुत विषयों पर बात हुई। धन्यवाद केसी त्यागी जी हमसे बात करने के लिए। केसी त्यागी जी जेडीयू के वरिष्ठ नेता, देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन के बारे में भी बोला, राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने बात कही कि इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना कोई श्रेय लेने का प्रयास करे, ना न्योतों के जरिए राजनीति। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा चाहे हमारे गठबंधन के साथ ही क्यों ना हो, उनको भी इससे बचना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त हमारे लिए हुआ है, लेकिन आज बहुत सी और बड़ी राजनीतिक खबरें उनकी ओर चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।